नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रूस और यूक्रेन के बीच आज 67वें दिन भी जंग जारी है। 9 मई को रूस का विजय दिवस है, इसलिए रूस 9 मई से पहले यूक्रेन पर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश में है। उसने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन अब तक बहादुरी से रूस के आगे टिका है। तो कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन को उसके साथी देशों से लगातार सहयोग मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सहयोगी देश उसे हजारों करोड़ की सैन्य मदद दे रही हैं। इनमें घातक हथियार भी शामिल हैं। इन्हीं अचूक और विस्फोटक स्ट्रिंगर, जेवलिन जैसे हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस के हथियारों और हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा रहा है। रूस के हफ्ते भर की लड़ाई के दावे को यूक्रेन धता बताते हुए 67वें दिन तक युद्ध में घुस चुका है और अभी भी पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की सीना ताने खड़े हैं। ना पुतिन युद्ध रोकने का नाम ले रहे, ना ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। साफ है कि ज़ेलेंस्की को ये हिम्मत, ये ताकत साथी देशों से मिल रही है। तो आंकड़ों में हम रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन में आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन अगर खड़ा है रूस के सामने, सीना तान कर ज़ेलेंस्की खड़े हैं, तो उसके पीछे के आंकड़े क्या हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, हम आपको यह बताएंगे कि किस देश से कितनी मदद मिल रही है। हम आपको यह बताएंगे कि किस देश ने कितने करोड़ की मदद यूक्रेन को दी है और वो वजह कौन सी है जिसके आगे यूक्रेन का सीना तना हुआ है और रूस अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया। लेकिन इसे समझना, इसकी वजहों की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए हमारे पास डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। पहले मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जिसके बाद हम आपको आंकड़े भी बताएंगे। पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत। आप तीनों से मैं समझूंगा, के साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद, मैं उनसे भी समझूंगा कि स्थिति अभी क्या है और भविष्य क्या है। कि ठीक है, 67 दिन बीत गए, आज का दिन भी बीत जाएगा, लेकिन कल कि सुबह क्या युद्ध जारी रहेगा, परसों क्या युद्ध जारी रहेगा, ये सब समझना होगा। आप सबसे मैं समझूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि आंकड़े ही हमें बताएंगे कि हकीकत क्या है। रूस के आगे यूक्रेन खड़ा कैसे है। सवाल यह भी कि यूक्रेन को अमेरिका अगर मदद कर रहा है तो ये मदद कितनी है, सैन्य मदद कैसे मिल रही है, ये सारे हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं। देखिए, अमेरिका सबसे बड़ा मददगार है और अमेरिका की जो मदद है उसके अगर आप देखें, सैन्य मदद 20,000 करोड़ रुपए की है। ये सैन्य मदद 20,000 करोड़ की। स्ट्रिंगर मिसाइल 1400 से ज्यादा दी है, जेवलिन मिसाइल 5000 से ज्यादा है। ये मिसाइल सिस्टम को भी मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह की मिसाइल्स होती हैं। इसके अलावा हम दूसरे अगर हथियारों की बात करें तो एंटी आर्मर 7000 से ज्यादा दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रेनेड लॉन्चर्स को अगर मैं देखूं तो 100 से ज्यादा है, गोलियां 5 करोड़ से ज्यादा। ऐसी मिसाइल्स यहां पर यूक्रेन को अमेरिका ने दी हैं। स्ट्रिंगर मिसाइल जैसे आप समझ लीजिए, कंधे पर उठाकर आप किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसे टारगेट कर सकते हैं। जो लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है उसको जवाब देने के लिए स्ट्रिंगर मिसाइल पहले दिन से यूक्रेन की एक बड़ी ताकत बनकर आई थी। अब तो जेवलिन हथियार भी उसके पास है, जेवलिन मिसाइल भी उसके पास है। ये बड़ी ताकत के तौर पर है। अमेरिकी मदद में आप देखिए, बॉडी आर्मर हेलमेट जो है 45,000 से ज्यादा यूक्रेन को अमेरिका ने दिए हैं। आर्टिलरी राउंड्स अगर आप देखेंगे 40,000 से ज्यादा अमेरिका ने यह मदद दी है। तो ये सैन्य मदद जो है ये यूक्रेन के लिए एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ। जो हम ये मान रहे थे कि एक पिद्दी सा यूक्रेन है, जिद्दी सा रूस है, वो अगर 67 दिन तक युद्ध को टालता चला जाए, लड़ता चला जाए, सामने खड़ा रहे, तो फिर उसके पीछे वजह तो ढूंढनी पड़ेगी। यूक्रेन को लगातार साथी सहयोगी देशों से भी मदद मिल रही है। सहयोगी देश कितने हैं जो लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रही हैं? ऐसे 40 देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हथियारों की अगर आप बात करेंगे तो इन 40 देशों से 60,000 करोड़ रुपए की मदद मिल रही है। विदेशी लड़ाकों को अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख विदेशी लड़ाके। दरअसल इन विदेशी लड़ाकों को इस तरह से नहीं कि वहां पर कुछ फाइटर्स पहुंचे हैं जो कि फाइट कर रही हैं, बंदूक हाथ में लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस के सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल ये वॉर वॉलंटियर्स इन्हें कहते हैं। ये वॉर वॉलंटियर्स वहां पर दूसरे तरह के काम करते हैं, सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लेते, लेकिन हाँ, बैकड्रॉप में बैक सपोर्ट के तौर पर ये बहुत काम आते हैं। इसमें अमेरिका से लेकर दूसरे देशों के तमाम वॉर वॉलंटियर्स शामिल हैं जो कि जंग के दौरान राहत पहुंचाने के लिए, बैकअप पहुंचाने के लिए बड़े मददगार के तौर पर यहां काम आते हैं। तो 40 देश हैं, इसमें नाटो के देश हैं,
यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, यूएस के देश हैं। तो ये कुल मिलाकर 40 देशों से 60,000 करोड़ रुपए के हथियारों की मदद यहां पर मिली है। और ये मदद है, यही वो वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन लगातार रूस के उन अरमानों पर लगातार पानी फेर रहा है। रूस ने यह सोचा था चंद दिनों की जंग होगी, हम कीव को घेरेंगे, कीव में घुसेंगे, ज़ेलेंस्की को तो या तो मार देंगे या तो बंदी बना लेंगे या फिर वो भाग जाएंगे, कुछ भी होगा, यूक्रेन हमारे कब्जे में होगा। लेकिन ऐसा हुआ तो है नहीं। 68वां दिन आज है, और अगर 68वें दिन भी स्थिति वैसी की वैसी ही है, अगर रूस कुछ जगहों पर कब्जा कर ले और यूक्रेन ये कहे कि हमने वो कब्जा वापस से पा लिया है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि यूक्रेन को क्या छोटा आंक कर रूस ने गलती कर दी, और अगर गलती कर दी तो फिर आगे का अंजाम क्या होगा, आगे की स्थिति क्या होगी, यह बहुत बड़ा सवाल होगा। मैं गेस्ट के पास चलता हूं, इतने आंकड़ों को लेकर मैं गेस्ट के पास चलता हूं समझने के लिए। सहगल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आपसे शुरू करता हूं। ये तमाम मदद, और मदद से पहले भी बल्कि सवाल मेरा यह होना चाहिए, मैं तो आपसे रिएक्शन भी लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि आपका रिएक्शन, आपका एजम्पशन ज्यादा मायने रखता है। पहले दिन क्या आपने सोचा था कि यह युद्ध 67 दिन तक जाएगा? पहले दिन आपने क्या सोचा था कि इतने हथियारों के साथ मदद मिल भी जाएगी तब भी यूक्रेन रूस से लड़ पाएगा? देखो, साफ तौर पे जब इनिशियली लड़ाई स्टार्ट हुई थी, सबका कहना था कि रशिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ही दिनों में यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, उनकी फौज जो है टेक देगी। ज़ेलेंस्की जो एक एक्टर है, एक कॉमेडियन है, उनको कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेनी सोल्जर्स का जो मोरल है और मोटिवेशन है वो स्काई हाई है। उनकी लीडरशिप बहुत उच्च दर्जे की है। वही जो कॉमेडियन जिसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 25% थी, उसकी 91% है। उसने जिस माफी की लीडरशिप प्रोवाइड की है, जिस माफी की मोटिवेशन प्रोवाइड की है, जिस माफी का उन्होंने लोगों का हौसला बुलंद किया है, वो एक किस्म से लाजवाब है। इसकी दूसरी मिसाल जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब 1000 बॉम्बर रेड हो रहे थे लंदन के ऊपर, उस समय विंस्टन चर्चिल ने कहा था, वी विल फाइट फ्रॉम द ओशंस, वी विल फाइट फ्रॉम द शोर्स, वी विल फाइट फ्रॉम द बीचेस, बट वी विल नेवर सरेंडर। उसने भी यही कहा है, ज़ेलेंस्की ने, चाहे कुछ हो जाए हम किसी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरा, मैं आपने जो आंकड़े दिखाए, इतनी बड़ी मदद जो है अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी को भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनका मोरल नहीं था हाई, उनका मोटिवेशन डाउन था, वो अपने देश की एकता, अखंडता को और आबरू के लिए नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें घुटने टेक दिए और $7 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़ के नेटो को और अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। सो सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से यूक्रेन टिका हुआ है, वो उनका अपना मोरल, अपना मोटिवेशन एंड कॉज फॉर विच दे आर फाइटिंग। वो अपने देश की एकता, देश की अखंडता, अपनी फ्रीडम और अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें एक लाइन में ऐड करूंगा सर, जब शुरुआत में इतनी मदद मिल भी नहीं रही थी, चंद हथियार उनके पास थे, लिमिटेड स्टॉक्स उनके पास थे, वो तब अपने मोराल के दम पर जंग को खींच रहे थे। अब तो इतने हथियार, इतने देश, इतने करोड़ों रुपए की मदद उनके पास है। अब आगे का भविष्य क्या होगा? राजन सर के पास में चलता हूं। उसी से पहले के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत, थोड़ी देरी से जुड़े, आपका स्वागत करता हूं मैं। हम चलते हैं राजन सर के पास। आप सर, जिस बात का भी मैंने जिक्र किया, मोराल के दम पर कुछ दिन युद्ध खींचा, अब तो 40 देशों की मदद है, 7,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार उनके पास हैं, जो कि मदद के तौर पर आगे भी मिलेंगे। युद्ध कब तक खींचेगा? देखिए, ये मोराल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लड़ाई में, पर साथ साथ लड़ाई में बहुत जरूरी है कि आपके पास असला भी होना, और वो आपके पास इस तरीके का असला होना चाहिए जो एक दुश्मन को चोट पहुंचा सके। और जैसे हमने अभी देखा और जैसे आंकड़े अभी आपने हमको बताए हैं जी, जिस टाइप के हथियार यूक्रेन के पास आ रहे हैं, और अभी डेनमार्क ने भी अनाउंस किया है और बाकी देशों ने भी अनाउंस किया, जर्मनी से भी आ रहे हैं। ये जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी जर्मनी में, इसमें बिडेन ने जो चेयर किया था, उस मीटिंग में एक बहुत अहम फैसला हुआ था कि इस लड़ाई को एस्केलेट करेंगे और ज्यादा एडवांस वेपन सिस्टम आएंगे, और वो आने आपके शुरू हो गए हैं। आपके पास मीडियम गन, आपकी जो हवाइजर है 155 mm, वो आ चुकी है और अच्छी तादाद में आई। और ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि अभी उनको फाइटर प्लेन भी मिले, उनको टैंक्स भी मिले, बिकॉज अभी इस
रशिया ने अपनी स्ट्रेटेजी को अभी तक खोला नहीं है। रशियन आर्मी अपनी 10 या 15% की अपनी कैपेबिलिटी ही अभी तक उसने जाहिर की, और जितने भी एडवांस वेपन्स हैं रशियन आर्मी के पास वो अभी इस्तेमाल नहीं हुए इस लड़ाई में। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है अभी एक ऐसी स्टेज में आ चुकी है जिसमें रशिया का काफी गेन हो चुका है। यानी कि अभी जो हम देख रहे हैं तबाही वो सिर्फ शुरुआती है। अगर रशिया तबाही मचाने पर आए तो उससे ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगी। सर मैं आऊंगा, बात आपसे और आगे बढ़ाऊंगा। मैं आ रहा हूं अभी, मैं बाकी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, साथ ही साथ डिबेट में शामिल कर लेता हूं। शाह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सर ने अभी कहा उसी बात को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। एडवांस वेपन्स अगर इधर से जाएंगे तो रशिया ने अगर अपने एडवांस वेपन निकाले तो क्या होगा? बिल्कुल यही बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि रशिया ने अपना बेस्ट फॉरवर्ड नहीं लाया है। उनके पास एडवांस टैंक्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करा नहीं है अब तक रशिया ने। और किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं, इस बात को और गहरी तरह से इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब 7 जनरल गंवाना कोई मजाक की बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल जनरल को गिरफ्तार करा देना पुतिन साहब ने, ये भी कोई मजाक की बात नहीं है। तो क्यों वो ऐसा कर रही है? और उसके बाद इनका प्रोग्राम क्या है कि यूक्रेन को लैंडलॉक कर लेना, कि मैरियोपोल और ओडिशा पोर्ट को वहां से काट देना, बिल्कुल उनके अलग टुकड़ों में कर देना, या 2 हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में कर देना। लेकिन क्यों रूस अब तक ये कैजुअलिटी उन्होंने इन्फ्लिक्ट क्यों करी है? अब जैसे कि जैवलिन मिसाइल हो गया, जैवलिन मिसाइल अमेरिका ने दिया है यूक्रेन के पास, जो कि हवा में आके फिर शीश ताकता है। तो इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 100% मान लीजिए आप। इसके 2 वॉर हेड होते हैं, हवा में आके फिर सेंसर इस्तेमाल करता है, फिर ये टैंक को ढूंढता है और फिर निशाना ताकता है, तभी वो टैंक के बर्बाद कर रहा है उनकी। क्या ये बात थी कि उनको मालूम था कि इनके पास स्टिंगर मिसाइल आएंगे, जैवलिन मिसाइल आएंगे? क्या ये बात उनको मालूम थी रूस को कि भाई ऐसा इनके पास हथियार, ऐसा सपोर्ट आएगा? और के वजह क्या है? आप सोचिए, खुद एक अंदाजा लगाइए, कॉमन सेंस, एक आम आदमी की तरह सोचिए, एक फौजी आदमी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह। अगर कोई अपना नुकसान करवाए तो ऐसा क्यों करवाएगा कोई अपना नुकसान? क्या वजह हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि रशिया इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म नहीं करना चाह रहा। वो भी चाह रहा है कि ठीक है, अगर तुम खेल रहे हो तो हम भी खेल रहे हैं, देखते हैं कहां तक जाएगा गेम। मैं आता हूं आपके पास, के सर के पास चल लेता हूं। सर, आप रशिया आने वाले समय में, अगर मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, फिर मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि वो बार बार कह चुका है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे, हम चूकेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं ज्यादा। तो क्या अगर एडवांस हथियारों में जाएगा तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, जो आप सोच रहे हैं कि रशिया कोई छोटा सा गेम खेल रहा है या कोई स्पेशल ऑपरेशंस कर रहा है या हमारी समीक्षाएं हैं, तो आप शायद गलत हैं। ये देखिए, ये ट्रांस अटलांटिक का सिक्योरिटी का मामला है और रीअलाइनमेंट का मामला है, मल्टीपोलैरिटी का मामला है। और आप केवल ये देखें कि कितने मर गए, कितने हथियार हो गए, कितने दिन हो गए, तो ये आपका विश्लेषण बहुत छिछले पन्ने पे होगा, बहुत सैलो होगा। देखिए, आपका जो मेन इशू है कि आज के दिन में रशिया जो करने निकला है पुतिन साहब, वो बहुत बड़ी चीज है। ये कोई ऐसी बच्चों की गेम खेलने नहीं निकले हैं, और दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग। और आप ये कह कर निकले वो तो वेस्टर्न लगा है, और हमारे मीडियाओं में चलाया हुआ ये आपका ये है कि 7 दिन में बैटल जीत जाएंगे और 7 मई को खत्म हो जाएगा, विक्ट्री दिन के विक्ट्री मनाएंगे। ये सब नैरेटिव हैं टू पुट अ प्रोस्पेक्टिव डाउन। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी गेम है, और उसके अंदर में एब्सोल्युटली दे आर गोइंग एज पर द प्लान। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक नाटो और जो वेस्टर्न अलाइज हैं, जेलेंस्की साहब, किसने कह दिया कि उन्होंने सोचा था कि इतना नहीं होगा? अरे भाई, इन लुहांस्क एंड डोनेट्स्क का जो LPR DPR का है, 2014 से लड़ाई चल रही है वहां, जी। और 8 साल से लड़ाई चल रही है। तो और रशिया, आप क्या पुतिन साहब को ये सेक्शन कमांडर और प्लाटून कमांडर और जनरल नॉलेज से उनको आंकना चाहते हैं? देखिए, वो उनको पता है कि क्या होगा और किस तरह से हम जाएंगे, कैसे। आप लैंड लॉन्ग कंट्री करना चाहते हैं, कोई आज तक कर पाया है? उसको करने के लिए और एब्सोल्युटली अपने टाइम प्लान, अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं। और आप जो देखते हैं टीवियों में चलता है ना, रिपीटेड, वही 4 दिन का एक वीडियो चलाते हैं, एक टैंक को उड़ाते हैं। और उनका कहना है, अभी तक तो उन्होंने 2 जनरल की, अभी 7 जनरल का। कौन वेस्टर्न जनरल मर गए तो क्या हो गया? दैट इज अ गुड थिंग।
हमने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, ऑफिसर्स के ठीक है। मारे जाना बहुत अच्छा माना जाता है, एंड इट इज फ्रॉम द फ्रंट फुट यू आर डूइंग इट। डोंट, आप लोग ऐसे मत आकिए प्लीज। ठीक है सर, मैं इस पर थोड़ा आगे भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आंकड़ा मुझे एक दिखाना है। वह आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, मदद मिल रही है तमाम देशों से, मदद मिल रही है तमाम दूसरे ऐसे देशों से जिनसे बड़े खतरनाक हथियार मिल रहे हैं, जैसे जेवलिन का भी जिक्र किया था मोहम्मद शाह ने। लेकिन यूक्रेन को जो डेनमार्क मदद देने वाला है, जिसका जिक्र अभी राजन सर भी कर रहे थे, वो क्या मदद है वो आप समझिए। देखिए, अगर मैं हथियारों का जिक्र करूं तो यहां से डेनमार्क से इसे बड़ी मदद मिलने जा रही है। पिराना 3 बख्तरबंद गाड़ियां 25 की मदद यहां पर मिलेगी डेनमार्क से जिस बात का ऐलान किया। M113 बख्तरबंद गाड़ियां 50, M10 मोटार 100 से ज्यादा, गोले 1000 से ज्यादा। ये मदद है जो कि डेनमार्क देने जा रहा है यूक्रेन को कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, आप फ्रंट पर रहिए, आपको जो गोला बारूद चाहिए हम देंगे। और डेनमार्क की ताकत यूक्रेन के साथ होगी, इसके अलावा दूसरे देशों की ताकत भी यूक्रेन के साथ होगी, तो फिर खतरनाक युद्ध आगे और बढ़ेगा, क्योंकि रूस को जवाब देने के लिए तमाम हथियार होना बहुत जरूरी है। तो ये डेनमार्क की तरफ से मिलने वाली मदद है जो कि यूक्रेन को मिलेगी, और इसके बाद ये युद्ध डेनमार्क के हथियारों के साथ भी यूक्रेन लड़ता नजर आएगा। अब बात आती है डेनमार्क के बाद ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन जो मदद दे रहा है वो क्या है। देखिए, ब्रिटेन सैन्य मदद $132 मिलियन की दे रहा है। इसमें NLAW मिसाइल 4000 से ज्यादा है, बॉडी आर्मर 3000 से ज्यादा है। इसके अलावा $132 मिलियन में अगर हम देखें तो कुछ और, जैसे कि हेलमेट्स की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा हेलमेट देगा, बूट 4000 से ज्यादा देगा। यह ब्रिटेन की तरफ से मिलने वाली तमाम मदद होगी, जो कि मदद सैन्य मदद के तौर पर होगी। और ये सैन्य मदद जब मिलेगी तो यूक्रेन को तो बहुत लाजमी सी बात है कि यहां पर उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। वापस मैं गेस्ट के पास चलता हूं, और मैं गेस्ट के पास वापस चलते हुए केके सर की बात को ही केके सर से आगे बढ़ाता हूं। सर, मुझे एक चीज समझनी है यहां पर, और ये सवाल शुरुआत से सभी के मन में है। आप अभी यहां पर बोल रहे थे कि हम जो समझ रहे हैं दरअसल वो उतना समझना ही संकुचित है। रूस ये युद्ध अगर खींच रहा है, रूस अगर ये युद्ध लड़ रहा है, तो क्या सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है कि मुझे यूक्रेन को ज़ेलेंस्की की अकड़ को निकालना है, बस इतना युद्ध है, या ये युद्ध यूएसएसआर के प्रभुत्व को वापस पाना, क्या ये युद्ध में, या ये बताना कि वेस्टर्न कंट्रीज को कि देखिए रूस को आप हल्के में आंक रहे थे, आंकना छोड़ दीजिए, हम यहां के बादशाह हैं। ये इससे भी आगे की सोच है। देखिए, सिंपल सी चीजें हैं। रशिया को आज तक कोई नहीं आंक रहा था। ये आंका जा रहा था कि एक अमेरिका पोलर है, बाइपोलरिटी में चाइना निकलना चाहता है, और जद्दोजहद में शायद दुनिया 2 पोलरों में बढ़ जाए जो पहले हुआ था, और फिर एक कोल्ड वॉर चले। जो आप सरगई लावरोव को चाइना के धरती से जाकर उन्होंने बताया कि वी आर वर्किंग फॉर मल्टीपोलैरिटी, तो उनके आप सुनिए कि क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि क्या मीडिया, वो चाइना की धरती से बोल गए, वो भारत की धरती में आए, वो एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग देखी, और उन्होंने जिसमें कि दुनिया नहीं आंक रही थी रशिया को एज ए कोई। आज रशिया ने ये प्रूव कर दिया कि यू कांट, ये नहीं कि हम यूएसएसआर बना देंगे फिर से। हाँ, वो ऐसा नहीं कि जमीन को हम ले लेंगे और फिर से ये सारे देश मिल जाएंगे। उनका सपना ये है कि रशिया शुड बिकम ए मदर रशिया। जो रशिया एक समय था एक पावरफुल नेशन, बोथ बाय मिलिट्री, बाय इकोनॉमिक्स, और बहुत काम चल रहा है। आप ये नहीं रखे, रूबल कहीं नहीं था, रूबल आज आ गया। देखिए, अभी ठीक है सर, मैं लौटता हूं। सहगल सर, दूसरी बात मुझे कहने दीजिए, एक सेकंड बोलिए सर, बोलिए। देखिए, बात यह है, प्लीज डोंट आप मत देखें कि क्या यूक्रेन में सब चीजें उनके अनुसार चल रही हैं, और सब चीज हो रही है, और जो दिखाया जाता है वो कितने फायर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 125 मिसाइल फायर होती है एक दिन में, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, बूट ऑन ग्राउंड नहीं हो रहे हैं। ये चीजें आप लोग दिखा रहे हो और बोलते हैं जेलेंस्की साहब, क्या जमीन पे जमीन खोए जा रहे हैं, सिटी बाई सिटी जा रही है, जबरदस्त हो रहा है, और कह रहे हैं यूक्रेन जीत रहा है। ये कौन सा नैरेटिव है, कौन सा वेस्टर्न नैरेटिव हम चला रहे हैं यहां पर इंडिया में? ठीक है सहगल सर, मुझे ये बताइए कि 68 दिन इस युद्ध को हो गए हैं, और ये डेनमार्क और ब्रिटेन की मदद मैंने अभी बताई, इसके अलावा तमाम देशों से मदद मिल रही है, आप लोग भी अभी बता रहे थे। ये सारी मदद मिलने के बाद
यूक्रेन तो जाहिर सी बात है शुरुआत से काफी मोराल उसका हाई हो, और अभी भी भले ही अभी जैसे के सर इस बात का जिक्र कर रहे थे, लगातार जमीन को जमीन खो रहा है, अपनी पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, बस हम इस युद्ध में घुटने नहीं टेकेंगे। तो क्या यहां से आगे का युद्ध विध्वंसकारी है? और मुझे बार बार इस बात पर सवाल का जवाब चाहिए कि क्या यह युद्ध विश्व युद्ध, क्योंकि इसका जिक्र पुतिन ने किया है, क्या यह युद्ध विश्व युद्ध, क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? सबसे पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं। मेरे मुताबिक विश्व युद्ध नहीं होगा, मेरे मुताबिक ये परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि रशिया जानता है कि अमेरिका के पास में भी इतने जबरदस्त काबिलियत है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी दोनों के पास में। बिल्कुल एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को ऑब्जर्व करने के बाद में अमेरिका जो है रशिया को 100 टाइम्स ओवर वाइप आउट कर सकता है। सिमिलर कैपेबिलिटी रशिया के पास में, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, और चाइना के पास भी है, इंडिया के पास में भी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो एक किस्म से ये ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर वॉर होगा। दूसरा, ये लड़ाई जो है बड़ी लंबी चलेगी, और जितनी लंबी चलेगी उतना ही रशिया के लिए घातक होगा। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और प्रोपेगेंडा वॉर रशिया हार गया है। मिलिट्री वॉर वो जीत नहीं रहा, क्योंकि दो बड़े स्ट्रेंथ जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको उसने नजरअंदाज किया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद छोटे से छोटे देश को सुपर पावर भी नहीं हरा सका। अगर आप देखो तो 1954 में वियतनाम ने फ्रांस को हराया बैटल ऑफ देन बिन पू में, फिर उसके बाद में 73 में उन्होंने अमेरिका को हराया। फिर अमेरिका जब इराक में आया तो अपनी इज्जत बचा के वहां से भागा। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया अपनी इज्जत बचा के वहां से भागा, $7 बिलियन छोड़ के। और जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, विद 3 to 4 days उन्होंने पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया था। लेकिन 10 साल के बाद में उनकी इकोनॉमी बैठ गई थी और सोवियत यूनियन टूट गया, क्योंकि बाकी देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर मदद करते हैं। और अगर आपके वहां के सैनिकों का मोरल और मोटिवेशन हाई रहे तो आप किसी भी तरह से हार नहीं सकते। और यही साफ तौर पे नजर है कि अच्छा, दूसरा 3-4 कोशिश हुई है दुनिया की तरफ से सत्ता परिवर्तन की, और जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका नुकसान बड़ा जबरदस्त जिस देश ने कोशिश की उसको भी और पूरी दुनिया को भी। अपने अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया वहां से, वहां इंस्टेबिलिटी हो गई, ISIS खड़ा हो गया, उसने पूरी दुनिया को अभी तक तंग कर रहा है। फिर उसके बाद में अपने लिबिया में गद्दाफी को हटाया, अभी तक वहां इंस्टेबिलिटी है, बड़ा जबरदस्त टेररिज्म का हब बन गया है। फिर आपने 14 साल से कोशिश की असाद को हटाने के लिए सीरिया में, और व्हाट हैज बीन द कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया उससे अभी तक उसको झुलक रही है। फिर आपने यमन के अंदर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की, आपको किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिली। तो दो मुख्य जो एम थे कि एक यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको हरा देगा, घुटने टेक देगा, उसको डीनाजिफिकेशन कर देगा, डिसआर्म कर देगा, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एम था। दूसरा कि वहां सत्ता परिवर्तन करेगा वाज अगेन अ रॉन्ग एम, एंड दे रियलाइज्ड इट वेरी सून, एंड तभी उन्होंने अपने एम्स को चेंज किया। और अभी कहा कि बिल्कुल, यानी कि परमाणु युद्ध तो बचेगा, लेकिन ये युद्ध आगे कितने दिन चलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ जितना लंबा चलेगा, जो तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के ऊपर, वो भी उतने लंबे चलेंगे, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आज नहीं उसका रिजल्ट आ रहा, लेकिन आने वाले समय में उसका रिजल्ट दिखना भी शुरू होगा, और तब कहीं ना कहीं रूस के लिए मुश्किल होगी। मैं आप सबके पास वापस से लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आपको लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, इंडिया न्यूज के वॉर रूम लेकर चलेंगे, और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि युद्ध के 67वें दिन यूक्रेन के हालात क्या है, वहां पर कौन सी जगह पर किसका कब्जा है, कहां पर जंग अभी भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। ब्रेक के पहले हमने आपको बताया था कि जब लौटेंगे तो हम सीधे वॉर रूम से आपसे मिलेंगे, और वॉर रूम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि स्थिति अभी क्या है। 67 दिन हो चुके हैं, 67 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब ये साफ है कि रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध के 67 दिन हो चुके हैं, और लेकिन अब तक रूस को अपने मकसद में 1 सेकंड की भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आई। अगर मैं रूस के यूक्रेन के पूरे यूक्रेन पर कब्जे की बात करता नजर आऊं, क्योंकि सहयोगी देशों, सैन्य और हथियारों की मदद से यूक्रेन लगातार रूस के आगे सीना तानकर खड़ा हुआ है। आपको हम हालात बताने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त स्थिति यूक्रेन के अंदर क्या बनी हुई है। रूस लगातार अगर हमले कर रहा है तो क्या स्थिति है। अगर मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूं, आप देखिए खार्किव, मारियोपोल, माइकोलीव, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के वो तमाम इलाके हैं जहां पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मैप में अगर आप देखेंगे तो लुहांस्क, डोनेत्स्क जैसे ये एरिया रहा, इस एरिया को अगर आप देखेंगे, एक बार मैं आपको मैप सही से इलैबोरेट करता हूं। देखिए, ये जो हिस्सा है डोनेत्स्क और लुहांस्क का,
इस हिस्से पर शुरुआत में ही यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस ने कहा था कि ये जो एरिया है इसे हम स्वतंत्र मान्यता देते हैं, ये स्वतंत्र है। इसके बाद ये रहा कीव, ये रहा खार्किव, माइकोलीव, ज़पोरिज़िया, माइकोलीव, इधर आप देखेंगे मारियोपोल, ये तमाम जो इलाके हैं यहां पर लगातार फाइट चल रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, तमाम जगहों पर अभी भी स्थिति अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है नहीं। इन इलाकों में अभी भी जंग लगातार जारी है। जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी सेना से डटकर मुकाबला कर रही है, उसकी अगर हम देखें, उसकी अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन मैंने इस मैप में आपको दिखा रखा है, ये ब्लू एरियाज जो हैं इन पर लगातार अभी भी फाइट चल रही है। यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाएं लगातार इन इलाकों में फाइट कर रही हैं। कौन कौन से इलाके हैं? ये आप देखिए, माइकोलीव का इलाका, यहां पर लगातार फाइट चल रही है। खार्किव, सूमी, चेर्नोबिल, चेर्निहिव, बूचा, ये वाला जो पट्टी है, इस पट्टी पर अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी यहां पर फाइट चल रही है। यानी कि यहां पर रूस का कब्जा पूरी तरीके से हो नहीं पाया, और अगर रूस जरा सा भी यहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो लगातार यहां पर उल्टी फाइट उसको मिल रही है। यानी कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो लगातार लौटकर फाइट कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि यूक्रेन के अगर आज बड़े हिस्से को देखूं, अगर मैं एक एरियल शॉट में पूरे यूक्रेन को देखने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर अब तक गोला बारूद गिर चुके हैं, और गोले बारूद गिरने की वजह से क्या है कि वहां के ज्यादातर हिस्से तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 55 लाख यूक्रेनी अब तक दूसरे देशों में जाकर शरण ले चुके हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में हैं। कौन से देश में कितने रिफ्यूजी हैं समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं रिफ्यूजीज की केवल बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा रोमानिया के अंदर यहां पर 8,17,303 यूक्रेनी जाकर रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। इसके अलावा आप हंगरी में देखेंगे 5,19,779 ये रिफ्यूजीज यूक्रेनी हैं जो यहां पर मौजूद हैं। स्लोवाकिया के अंदर 3,71,918, पोलैंड के अंदर 3,14,000, इसके ये लबीब से पहुंचे हैं। इधर मोल्दोवा वाले रोमानिया पहुंचे। इधर देखिए, ये जो कीव के आसपास के रिफ्यूजीज हैं ये बेलारूस में पहुंचे हुए 25,000 के आसपास। इसके अलावा ये जो यूक्रेन के खार्किव वाले हैं, कुछ अभी रशिया में भी हैं, लगभग 6 लाख के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये 55 लाख के आसपास यूक्रेनी हैं जो कि रिफ्यूजी कैंप्स में हैं। यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान, देखिए, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो तो आम जनता का है। जो दुख, जो तकलीफ वो झेल रही हैं, वो उनके जहन पर, उनकी पीढ़ियों तक, उनकी जहनियत पर ये जिंदा रहेंगे। उनकी आने वाली 3-4 पीढ़ियां भी इस बात को कहती नजर आएंगी, कहती रहेंगी कि 21वीं सदी के दूसरे दशक के बाद जो तबाही मची थी उसमें हमारे दादा, उसमें हमारे दादी, उसमें हमारे तमाम पीढ़ियों के लोग मारे गए थे, या फिर उनकी पुश्तें, उनसे बनाई हुई जो संपत्तियां वहां पर थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ये 67 दिन के बाद की स्थिति अभी नजर आ रही है, और लगातार ये युद्ध आगे चल रहा है। और कब तक ये चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि अभी लगातार और घातक हथियार मिल रहे हैं, और इन घातक हथियारों के दम पर लगातार यूक्रेन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, चाहे वो मिल रही डेनमार्क से हो, ब्रिटेन से हो, अमेरिका से हो, जर्मनी से हो, क्योंकि लगातार जो हथियार मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक हथियार हैं। और उन हथियारों के दम पर लगातार उन हथियारों के दम पर यूक्रेन लगातार दबाव बना रहा है। अब देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताया यहां तक जा रहा है कि जिस तरह के हथियार मिल रहे हैं, उन हथियारों के दम पर यूक्रेन किसी भी कीमत पर अब तो नहीं झुकेगा। क्योंकि शुरुआती दौर में जो माना जा रहा था कि यूक्रेन झुक सकता है, उस वक्त उसका मोराल इतना हाई था कि वो झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर अब इतने भीषण हथियार उसके पास हैं, रूस से टक्कर लेने के लिए एडवांस हथियार उसको मिल रही हैं उसके सहयोगी देशों से, 40 देश उसको मदद कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे झुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास मैं वापस लौटता हूं। शाह साहब, मैं आपके पास सबसे पहले अब लौट रहा हूं, मुझे ये समझाइए कि ये जो हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि आप जेवलिन के बारे में अभी सबसे कुछ देर पहले बता रहे थे, स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवलिन, अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जर्मनी से खतरनाक टैंक मिलने जा रहा है, और वो टैंक जब गरजेगा वहां पर यूक्रेन की जमीन पर और रूस को टारगेट करेगा तो वो और खतरनाक होगा। इन हथियारों के बारे में जरा मुझे बताइए पहले। जी,
बिल्कुल। इससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे जनरल साहब अभी बता रहे थे कि हम कोई प्रोपेगेंडा यहाँ पे आप इंडिया न्यूज पे चला रहे थे, कोई न्यूट्रल बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई जो बैलेंस कोई किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है बेसिकली जो। और ये जो 7 जनरल जो रूस के मरे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये रूस ने कबूल किया है खुद। जो बात कह रहे हैं कि 2 जनरल मरे थे, तब 2 जनरल मरे थे, फिर 3, 4, 5, 6 उसके बाद ये रूस ने खुद कबूल करा है। और ये कोई प्रोपेगेंडा कहीं पे नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा बेनिफिट कोई प्रोपेगेंडा करके या किसी का तरफदारी करके। जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग आती है वही रिपोर्टिंग अपनी स्टडी के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक आगे पेश कर रहे हैं। अब बात रही कि हथियारों की, भाई जर्मनी आगे टैंक्स भेजेगी, इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस आगे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो जिस तरीके के इनको हथियार, हाईटेक इक्विपमेंट, इस तरीके के हथियार इनको मिल रहे हैं यूक्रेन को, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन ऐसे डट पाएगा, ऐसे डट के मुकाबला कर पाएगा। और ये केवल सस्टेन इसलिए कर पाया है क्योंकि इनको जाहिर सी बात है वेस्टर्न पावर से इनको मदद है। और कोई भी जैसे कि हथियार की बात करते हैं तो इनके पास गोरिल्ला वॉरफेयर, सबसे बड़ा हथियार तो इनका गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्टिक्स है। इनके यूक्रेन वासी जो हैं ये गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। ये बात नहीं है कि एक टैंक उड़ाते हुए दिखाएंगे 4 दिन, नहीं, जरूर ये है कि ये इनकी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स मानी हुई है दुनिया भर में, केवल इनके यहाँ पे रूस में या यूक्रेन के अलावा नहीं। और इनके पास जो सपोर्ट, सबसे बड़ा हथियार जो है इनका, जो होगा हथियार जो कि जो बाइडेन जो आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि जंग रुके। और अब ये रूस क्यों नहीं चाहिए कि जंग रुके, क्योंकि जितना लंबा ये जंग खिंचता जाएगा उतना ही नुकसान मैक्सिमम ये रूस को होगा। और रूस को ये जंग आगे सस्टेन करने में इनके पास इतने सैंक्शंस हो गए हैं, लॉजिकली स्पीकिंग इनको कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है। कोई भी जंग सस्टेन करने के, जंग लड़ने के लिए आप कर्जा ले रहे हो, भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अब कोई भी जंग में कोई हार नहीं था, कोई जीत नहीं रहा है, नुकसान सबका होता है। और नुकसान इसमें रूस का तो हो ही रहा है, यूक्रेन का हो रहा है, यूक्रेन तबाह हो ही गया, यूक्रेन तबाह हो गया और रूस का भी नुकसान हो रहा है। हम लोग एक चीज कंप्लीट करूंगा 30 सेकंड में, हम लोग फौज में बोलते हैं कि एक भी हमारे जवान की कैजुअलिटी ना हो, भला ही दुश्मन जो मिलिट्री उग्रवादी है वो निकल जाए, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है, हमारा एक भी जवान की कैजुअलिटी ना हो। नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। और यही लाइन, इसी को लेके हमने ऑपरेशंस करे हैं ऑन ग्राउंड भाई, तुषार भाई। ठीक है, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, मैं लौटता हूं इस पॉइंट पर, आगे लौटूंगा, राजन सर से भी बात करूंगा इस पॉइंट पर। लेकिन रूस के आगे यूक्रेन कैसे खड़ा हुआ है ये हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रिंगर मिसाइल का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि अभी मैंने हथियारों से जुड़ा हुआ सवाल किया था, कुछ स्टेट्स हमारे पास है, कुछ आंकड़े हमारे पास है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम देखें मिसाइलों की बात करें, स्ट्रिंगर मिसाइल की सबसे पहले मैं बात करूं तो स्ट्रिंगर मिसाइल शुरुआत से यूक्रेन के लिए एक कहना चाहिए सबसे बड़ा हथियार था, जिसने यूक्रेन को इतने दिन तक युद्ध में खड़ा रखा। अगर मैं इस हथियार की बात करूं, स्ट्रिंगर मिसाइल वजन में ये सिर्फ 15 किलो के आसपास का होता है। मिसाइल का वजन इसमें होता है 10 किलो, यानी कि जो इसका कैरियर है वो उससे भी हल्का। लॉन्चर का वजन सिर्फ 5 किलो होता है, इसे आप कंधे पर रखकर टारगेट कर सकते हैं। 10 किलो की तो इसमें मिसाइल होती है। अगर इसको हम देखें, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है, बैरल का व्यास 2.76 इंच का होता है और लॉन्चर का वजन 90% से ज्यादा होता है। यानी कि आप इस पूरे मिसाइल सिस्टम को देखेंगे, स्ट्रिंगर मिसाइल को अगर आप देखेंगे तो ये बेहद हल्का और टारगेट करने के लिए सबसे अच्छा मिसाइल है। और इससे आप सरफेस टू एयर टारगेट कर सकते हैं, यानी कि जमीन पर रहकर, कंधे पर रखकर आप सीधे टारगेट कीजिए, किसी भी आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इससे टारगेट कर सकते हैं। तो ये इतना सही हथियार है इस वक्त यूक्रेन के लिए। अगर क्योंकि जितने भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जितने भी एयर अटैक्स हो रहे हैं, उन सबको टारगेट करने का एक ऐसा हथियार है जो कि बहुत हद तक काम देगा। अब अगले हथियार का मैं जिक्र करूंगा, जिसका जिक्र शाह साहब ने भी किया था, जेवलिन मिसाइल। जेवलिन मिसाइल का अगर मैं जिक्र करूं, इसका वजन लगभग 11 से 25 किलो के आसपास का होता है और ये 2.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर टारगेट कर सकता है। हवा में टारगेट कर सकता है ये 150 किलोमीटर से ज्यादा, ये हवा में टारगेट कर सकता है। इसकी स्पीड का अगर मैं जिक्र करूं, 1.7 मैक की इसकी स्पीड होती है और सुविधा नाइट विजन तक की होती है, यानी कि रात में भी ये नाइट विजन के साथ अटैक कर सकता है, बिल्कुल सटीकता के साथ। जेवलिन मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी टारगेट को छोड़ता नहीं है, ये उसे टारगेट को तबाह करके ही मानता है और ये चूकता भी बहुत कम है। तो ऐसा खतरनाक हथियार जेवलिन के तौर पर अब यूक्रेन के पास है। अब दूसरे मिसाइल सिस्टम के पास चलते हैं हम। मिस्ट्रल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, मारक क्षमता 3 किलोमीटर ऊंचाई तक की इसकी है और यह भी बेहद खतरनाक बताया जाता है। इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है और ये अगर देखें तो ये एक किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मारने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत हद तक सटीक है। तो जेवलिन मिसाइल हो गए या फिर हम मिस्ट्रल
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का जिक्र करें या फिर हम इसके अलावा स्ट्रिंगर मिसाइल का जिक्र करें, ये लगातार ऐसी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि इस वक्त रशिया के लिए नाक में दम किए हुए हैं। कहते हैं कि एक चींटी अगर सूंड हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो दम कर देती है और हाथी को बेचैन कर देती है, और यही स्थिति अभी रशिया की नजर आ रही है क्योंकि यूक्रेन ने यही स्थिति पैदा कर दी है। तो ये स्थिति है। चलिए अगले ग्राफिक की तरफ, अगले आंकड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले आंकड़े को अगर मैं देखूं, आप देखिए यूक्रेन के साथी देशों के सहयोग की मैं बात करता हूं। जर्मनी की तरफ से एंटी टैंक हथियारों का अगर मैं जिक्र करूं, 1000 से ज्यादा मिले। जर्मनी की तरफ से स्ट्रिंगर मिसाइल 500 से ज्यादा मिली है। अब स्वीडन का बात करें तो स्वीडन से एंटी टैंक हथियार 5000 से ज्यादा यहां पर यूक्रेन को मिले हुए। इसके अलावा फिनलैंड से गोलियां मिली हैं 1.5 लाख से ज्यादा, रॉकेट लॉन्चर 1500 से ज्यादा, असॉल्ट राइफल्स 2500 से ज्यादा। ये हथियार इनके पास हैं। फिनलैंड से अगर गोलियों की बात करूं तो 1.5 लाख से ज्यादा गोलियां इनके पास फिनलैंड से मिली हुई हैं। तो आर्टिलरी चीज की अब कमी नहीं है, हथियारों की अब कमी नहीं है। राजन सर के पास मैं चलता हूं, पैनल के पास एक बार वापस से लौटते हैं। राजन सर, अब हथियारों की कमी तो है नहीं, और जिस बात की हम लगातार बात कर रहे हैं कि भविष्य में, क्योंकि वॉर ऑफ एग्रेशन भी कहा जाता है, इसे शुरुआत से कहा जा रहा है कि वॉर ऑफ एग्रेशन है, साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की झुकने को तैयार नहीं, तो रशिया भी कहां मानने को तैयार होगा। अब हथियार इतने ज्यादा हैं, अगर एग्रेशन भी बढ़ गया तो फिर विध्वंसकारी तो अभी भी है और ज्यादा विध्वंसकारी ये युद्ध हो जाएगा। लड़ाई जीतने के लिए हथियार ही होना काफी नहीं है जी। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं जी। लीडरशिप, मोरल और ट्रेनिंग। रशियन जो सोल्जर है, अभी तक हमने जो लड़ाई में एनालाइज किया है, ये तीनों एरियाज में लैकिंग कर, और जितनी भी लड़ाई आपने अभी तक देखी है वो क्लोज कॉम्बैट बैटल बहुत कम हुआ है, और रशिया ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल कैपेबिलिटी इस्तेमाल की है, अपने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल। जहां पर भी रशिया का क्लोज कॉम्बैट बैटल हुआ है यूक्रेनियन आर्मी से, उसमें रशिया ने मार खाया। और तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लॉजिस्टिक्स जो रशिया कर रहा है वो बैटल के साथ प्रोग्रेस नहीं किया, और आपने विजुअल्स देखे होंगे, कई जगह उसके टैंक्स इसको खड़े मिले होंगे, बिकॉज उनका जो रिपेयर और मेंटेनेंस एलिमेंट है बिल्कुल वो बहुत दूर था। अब रशिया ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इस लड़ाई में, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। अभी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर उसके साथ आपका जो है ना रियर प्रोटेक्शन होना भी जरूरी है, और रशिया ने मार खाई अपनी रियर प्रोटेक्शन में, बिकॉज यूक्रेन ने उसका फायदा उठाया, फ्लैंक से अटैक किया रशिया के ऊपर। और इसीलिए अभी जो आप ये हथियार की बात करते हैं, जैवलिन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार रहा यूक्रेन के पास, जिसमें उन्होंने उसको फ्लैंक से अटैक किया रशिया को, बिकॉज वहां प्रोटेक्शन नहीं था रशियन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको अपने याद रखना पड़ेगा कि एक प्रिंसिपल है लड़ाई का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। जहां पर भी आप जीतना उसको चाहते हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स बहुत ही जरूरी है। अभी आपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को इतना फैला दिया है अपने पूरे अपने टेरेन में, और यूक्रेन एक छोटा देश नहीं है, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर साइज है यूक्रेन का। तो अगर आपने अपनी एफर्ट को अपना कॉन्सेंट्रेट अपना नहीं किया, अपने फोर्स को एक इसको पॉइंट को उड़ाने के लिए, एक आपके जो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, तो इसीलिए आपको 2 महीने लगे। आपको इस लड़ाई को लंबा इसलिए अपना खींचना पड़ रहा है, बिकॉज एक तो आपकी लीडरशिप में कमी थी। आपको याद होगा कि तकरीबन 20 जनरल्स को अरेस्ट कर दिया गया था, जो सैक कर दिया था इन जनरल्स को, बिकॉज वो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उस पर अपना
खरे नहीं उतर रहे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी थी, जिसका खामियाजा 67 दिन तक युद्ध खींचना पड़ा। सर मैं लौटूंगा, सहगल साहब हमारे साथ हैं। सर अगर 67 दिन खींच गया है युद्ध और लगातार, क्योंकि अब देखिए मुझे यह भी जानकारी मिल रही है कि ब्राजील जो है वो ग्रेपर्ड प्रोजेक्टाइल टैंक्स यहां पर अब देगा यूक्रेन को, और वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का वो टैंक जो रशिया के पास है उसने वो भी यहां पर यूक्रेन की जमीन पर उतार दिए। तो हथियार तो और ज्यादा एडवांस आने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले आप कह भी रहे थे कि परमाणु युद्ध तो नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि जब तमाम देश आ जाएंगे, नेटो के तमाम देश अब उतर गए हैं और ये साफ कर चुका है पुतिन की भाई अगर तमाम दूसरे देश आएंगे तो हम तो उन्हें भी टारगेट करने में सोचेंगे नहीं, तो क्या यह भी होगा कि यूक्रेन से बाहर रशिया किसी और देश पर हमला कर रहा है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज पर? मेरे मुताबिक किसी हालत में रशिया और किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये किस्म से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ऑल दी वॉर्स आर लॉस्ट, वन एंड लॉस्ट इन द माइंड्स ऑफ द कमांडर्स। एक तरफ कमांडर हैं, बेसिकली इट्स अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन बाइडेन एंड पुतिन। एक तरफ बाइडेन की जबरदस्त इन्फ्लुएंस है बाकी 40 कंट्रीज के ऊपर, और उन्होंने साफ तौर पे एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि किसी भी हालत में अपने ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं बूट्स ऑन ग्राउंड रशिया के खिलाफ नहीं उतारेंगे। ना ही कोई नेटो का कंट्री या बाकी कोई भी उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं किसी प्रकार के अपने सैनिक वहां नहीं उतारेंगे। यानी कि किसी और देश पर हमला नहीं होने जा रहा। सर मेरे पास समय की पाबंदी होगी इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। यहां पर शाह साहब के पास चल रहा हूं आखिर में। शाह साहब मुझे ये बताइए, एंजेलिना जोली वहां पर पहुंची और वहां लवीव शहर पे थी, उस वक्त वहां पर सायरन बज जाता है, उन्हें भी शेल्टर के अंदर जाना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि क्या अब यूक्रेन के अंदर आप, क्योंकि पहले भी कोई जगह सेफ नहीं थी, अब कोई भी जब वहां पर जाता है तो पुतिन पहले ही कह रहे हैं कि आप वहां पर जाएंगे तो अपनी जान के आप खुद ब खुद अपनी रक्षा कीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, ये बात दरअसल असल में जब हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था शुरुआत में ही 24 फरवरी को, तब से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे थे उस टाइम पे, जब तो 28,000 हम वापस ले आए हैं हमें वापस हिंदुस्तान, मैं सबको वेबिनार कर रहे हैं, मैंने बोला है कि आप लोग प्लीज अंडरग्राउंड ही रहिए, जो बंकर्स हैं, जो शेल्टर होम है, उन्हीं में ही रहिए, क्योंकि जब गोला आता है, जब बम आता है, वो पूछ के नहीं आता है कि यहाँ पे एम्बेसी है, यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है, वो बस आता है और वो देखता भी नहीं है कि ये हिंदुस्तानी है कि अमेरिकी है कि ये रशियन है कि ये यूक्रेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कम से कम जब अंडरग्राउंड है तो आप सुरक्षित हैं। तो ये एंजेला जोली क्योंकि वो फिल्म स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, वो वहां पे गई तो लोगों के आईबॉल, लोगों की वहां पे पब्लिसिटी, लोगों की अटेंशन गई वहां पे। लेकिन ये बात दरअसल हम जब बॉर्डर पे रहते हैं सैनिक, हम लोग भी बंकर में रहते हैं। ठीक है शाह साहब, मेरे पास समय की पाबंदी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका शुक्रिया। सहगल सर आपका भी शुक्रिया, राजन सर आपका भी शुक्रिया, के सर जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब 67 दिन हो गए हैं और आगे की स्थिति क्या होगी ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सब पर असर पड़ता है। जब किसी भी दो देश के बीच में युद्ध होता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत में अभी भी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन पड़ोसी देशों में देखा जाए पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस के दाम इतने हाइक कर गए हैं कि वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई की मार है। ऐसे में आगे के भविष्य क्या होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं बस आपका शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।